मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का मैं धर्मेंद्र वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, स्थलीय पारिस्थितिकी, जिसका पार्ट फर्स्ट हम पूर्व वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम स्थलीय पारिस्थितिकी या टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में जिसमें हमने स्थलीय पारिस्थितिकी का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, उसमें हमने स्थलीय पारिस्थितिकी का परिचय पढ़ा था। इसका जलीय पारिस्थितिकी से थोड़ा सा अंतर हमने देखा। साथ ही हमने स्थलीय आवास के जो प्रमुख लक्षण हैं, मेन कैरेक्टर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जिनको हमने आगे अजैविक कारक एबायोटिक फैक्टर्स और जैविक कारक बायोटिक फैक्टर्स के रूप में हमने बांटा था। उसमें हमने अजैविक कारकों के अंदर हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें मुख्य जो जलवायु कारक थे, एबायोटिक फैक्टर्स थे, उनमें हमने जल या वाटर पूरा पढ़ लिया था। साथ ही हमने तापक्रम या टेम्परेचर को भी पढ़ लिया था। और उसके बाद में हमने साथ ही प्रकाश या लाइट को भी हमने पढ़ा था। साथ ही हमने प्रदीपन को भी पढ़ लिया था। ऑक्सीजन को भी हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद में हमारा जो अगला एबायोटिक फैक्टर था वो मृदा या मिट्टी चल रही थी, जिसके बारे में हमने शुरुआत कर ली थी। उससे आगे की बात हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ते हैं। देखिए, भूमि में जहाँ मिट्टी आधार के रूप में जीवों हेतु उपलब्ध होती है, इसमें एक सी निरंतरता देखने को नहीं मिलती है, किंतु अनेक भौगोलिक अवरोधों सहित ये होती है। ये अवरोध पहाड़ों, घाटियों, झीलों, नदियों व समुद्रों आदि के रूप में मिलते हैं। भूमि पर जंतुओं में जलीय आवास की तुलना में उत्प्लावन क्षमता अत्यधिक कम होती है। जल में उत्प्लावनता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जबकि स्थलीय पारिस्थितिकी में ये क्षमता अत्यंत न्यून होती है। जैव भौगोलिक वर्गीकरण की बात करें, बायो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, उपरोक्त वर्णित लक्षणों के अतिरिक्त भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में स्थलीय आवासों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के आधार पर जंतुओं का वितरण प्रभावित होता है, ऐसा हम सब जानते हैं। इस प्रकार के वितरण के आधार पर ही जंतुओं का वर्गीकरण भौगोलिक सीमाओं तथा क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। जंतुओं को भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत मूल रूप से 6 क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है, जो कि निम्नानुसार है। सबसे पहले हम बात करें पहली आर्कटिक क्षेत्र, उसके बाद में है नी आर्कटिक रीजन, नी आर्कटिक क्षेत्र। उसके बाद में हम बात करें नियोट्रॉपिकल क्षेत्र, नियोट्रॉपिकल रीजन। उसके बाद में इथोपियन क्षेत्र, इथोपियन रीजन, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल आता है। ओरिएंटल क्षेत्र, ओरिएंटल रीजन, प्राच्य क्षेत्र, जिसमें भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल आता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र, ऑस्ट्रेलियन रीजन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। तो इन 6 रीजन्स के अलावा हम बात करें इन 6 क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं की विशेषताएं वातावरणीय कारकों की भिन्नताओं के स्वरूप ही अलग अलग हैं।
स्थलीय आवासों को विभेदनता इससे और भी अधिक स्पष्ट देखने को मिलती है। उसके बाद में एबायोटिक कारक के बाद में हम बायोटिक कारक या जैविक कारकों की बात करें। जैविक कारक या जैविक लक्षण भी स्थलीय आवासों को बिल्कुल डायरेक्ट या सीधा प्रभावित करते हैं। किसी स्थान पर किस प्रकार के या कौन से जंतु रहते हैं, वह वहाँ पर रहने वाले जंतुओं पर इसका समेकित रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, समेकित रूप से क्या निर्भर करता है। साथ ही परभक्षियों तथा उनके द्वारा शिकार किए जाने वाले जंतुओं के मध्य संतुलन बैलेंस पर भी जंतु समुदाय या एनिमल कम्युनिटी की रचना निर्भर होती है। परजीवियों एवं पोषकों के मध्य रहने वाले संतुलन पर भी जंतु समुदाय की रचना निर्भर करती है। फिर अगला है पोषण स्वभाव, न्यूट्रिशनल हैबिट्स। स्वतंत्र रहने वाले जंतु किसी स्थलीय आवास में किस प्रकार का भोजन करते हैं, इस पर सभी स्थलीय जीवों का प्रकार एवं संख्या आधारित रहती है। पोषण के स्वभाव के अनुसार जंतुओं के मुख्य रूप से 3 प्रमुख प्रकार माने गए, जो कि निम्न अनुसार हैं। सबसे पहले हम बात करें मांसाहारी कार्निवोरस प्राणियों की। मांसाहारी जो प्राणी हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरे प्राणियों के मांस पर निर्भर रहते हैं। ये मांस के अलावा दूसरा या अन्य प्रकार का कोई भोजन ग्रहण नहीं करते। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मांसाहारी जो जातियां हैं वो दूसरे जीवित प्राणियों को अपना भोजन बनाती हैं। आहार की दृष्टि से ये मांस पर निर्भरता होने के कारण ही इन्हें मांसाहारी या कार्निवोरस कहा जाता है। कई विद्वानों की राय में अनेक परजीवी जो प्राणी हैं वो भी मांसाहारी कहे जाते हैं। इसका कारण है कि वे भी भोजन के लिए दूसरे प्राणियों पर या दूसरे जंतुओं पर पूर्णतया आश्रित रहते हैं। मांसाहारी जंतुओं के शरीर में भी भोजन की प्रकृति के अनुसार बहुत सारी अनुकूलताएं, एडेप्टेशंस उत्पन्न हो जाती है। मांसाहारियों में कई जंतु जीवित शिकार को मारकर उसका भोजन करते हैं, जबकि अनेक प्राणियों में पहले से मारा गया शिकार भी भोजन के रूप में खाया जाता है। कीट भक्षण करने वाले कीटाहारी भी मांसाहारी वर्ग में ही इंक्लूड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है शाकाहारी हर्बीवोरस। शाकाहारी जंतुओं की संख्या स्थलीय आवासों में सर्वाधिक मिलती है। आहार संबंधित आवश्यकता की पूर्ति ये शाकाहार या जो है पेड़ पौधों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इस वर्ग में छोटे छोटे कीट लार्वा से लेकर बड़े बड़े जुगाली करने वाले जंतु जिनको रूमिनेंट्स कहते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं, समावेशित हैं। शाकाहारी जंतुओं में विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक प्रकार पाए जाते हैं और इनमें अनेक अनुकूलताएं विकसित स्वरूप में मिलती हैं। आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल की अधिक लंबाई का होना इनका विशिष्ट लक्षण होता है तथा साथ ही विशिष्ट प्रकार का जो दंत विन्यास पाया जाना भी इनकी विशेषता होती है। सेल्यूलोज का पाचन अत्यंत कठिन होता है। सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है और इसीलिए सेल्यूलोज इनके भोजन में होने के कारण ही शाकाहारी प्राणियों की एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल मांसाहारी प्राणियों की तुलना में अधिक लंबी एवं जटिल होती है, क्योंकि सेल्यूलोज को पचाने के लिए विशेष विधि शाकाहारी स्तनधारी जंतुओं में पाई जाती है। इसके अंतर्गत इनका जो आंत्र है, इंटेस्टाइन है, उसके अंतिम भाग में सीकम नामक संरचना विकसित हो जाती है, जहां जीवाणुओं द्वारा सेल्यूलोज का पाचन संपन्न होता है। बीजाहारी ग्रेनिवोरस जो चिड़ियाएँ हैं उनके दांतों के अभाव में
दांत नहीं पाए जाते, उनकी जगह उनमें चोंच पाई जाती है, के अभाव में शरीर के भीतर बीजों को पीसने की विशिष्ट रचना का विकास होना भी एक प्रमुख अनुकूलता या एडेप्टेशन दर्शाता है। शाकाहारिता वस्तुतः संपूर्ण जंतु शरीर को ही अनुकूलित या अडेप्ट कर देती है। उसके बाद में हम बात करें अपमार्जक या स्कैवेंजर्स की। अनेक जो जंतु हैं वो मूल रूप से मृत पादपों एवं मृत जंतु शरीरों को पोषण के रूप में प्राप्त करते हैं या मृत सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे मृत एवं सड़े गले पोषक पदार्थों से पोषण प्राप्त करने वाले जीवों को हम अपमार्जक या स्कैवेंजर कहते हैं। अपवार्जकता का गुण आंशिक रूप से भी अनेक जंतुओं में देखने को मिलता है, पाया जाता है, जबकि कई जंतु तो पूर्ण रूप से अपमार्जकता का कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ हम बात करें गिद्ध जैसे जंतु साधारणतया भोजन के लिए मृत जीवों पर ही निर्भर रहते हैं। अपमार्जकों की क्रियाओं के फलस्वरूप ही आवास में स्वच्छता बनाए रखी जाने में सहयोग मिलता है। इसलिए हम ये कहें कि प्रकृति के लिए या जंतु जगत के लिए अपमार्जक का होना अत्यंत ही आवश्यक है। ये एक सफाई कर्मी के रूप में संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को स्वच्छ रखता है, स्वच्छता में अपना पूर्ण सहयोग देता है। मरुस्थलीय आवास के उक्त सामान्य लक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए ये कहा जा सकता है कि अजैविक कारकों की विशिष्ट स्वरूपों के फलस्वरूप ही निश्चित क्षेत्रों में विशेष स्वरूप के सामुदायिक आवासों का विकास हुआ है, कम्युनिटी हैबिटेट्स का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। पारिस्थितिकीय भिन्नता या इकोलॉजिकल डिफरेंसेस को आधार मानते हुए हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स को, स्थलीय आवासों को मूल रूप से कुछ उपआवासों में या जीवोम्स में या बायोम्स में वर्गीकृत कर सकते हैं, जो कि निम्नलिखित प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करें मरुस्थल, डेजर्ट, बड़ा महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय बायोम है। दूसरा वन या फॉरेस्ट क्षेत्र। तीसरा है पर्वत या माउंटेन्स। चौथा है घास के मैदान या ग्रासलैंड्स। पांचवा है टुंड्रा। छठा है टैगा और सातवां है गुफा या केव रीजन। अब हम बात करें उक्त उपावास जो है या जीवोम है, बायोम जो है, वो स्थलीय आवास के अंतर्गत ही विशेष पारिस्थितिक लक्षणों के कारण प्रकट होते हैं तथा अपनी पृथक पृथक पहचान बनाते हैं। पृथक पहचान बनाए जाने के कारण ही कुछ विद्वानों ने गुफा जीवों को भी एक अलग से उपवर्ग माना है तथा अलग से इसका विस्तार पूर्वक वर्णन भी किया है। अनेक लेखक टैगा जीवों को पृथक मानते हैं, जबकि अनेक लेखक टैगा जीवों को पृथक नहीं मानते हैं। टैगा जीवों का वर्णन वो घास के मैदानों के अंतर्गत ही करते हैं। प्रत्येक जीवोम या बायोम स्थलीय सामुदायिक आवास, टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी हैबिटेट की एक इकाई या यूनिट होती है, जो क्षेत्रीय विशिष्ट वातावरण और मिट्टी आदि अजैविक कारकों या एबायोटिक फैक्टर्स की परस्पर अनुक्रिया के कारण विकसित होकर के पृथकतः अपनी अपनी पहचान बनाते हैं। एक पारिस्थितिक क्षेत्र विशिष्ट वनस्पति एवं जंतुओं का जटिल समूह होता है, जो दूसरे स्थलीय सामुदायिक आवासों से स्पष्ट भिन्नता को प्रदर्शित करता है या करता हो। उस क्षेत्र का जीवोम या बायोम कहलाता है। स्थलीय आवास का
उप आवासों या जीवों में वर्गीकरण का आधार मूल रूप से तापक्रम या टेम्परेचर, वर्षा, रेन, मृदा, सॉइल एवं हवा यानी विंड के साथ साथ समेकित रूप से वातावरणीय कारकों का भिन्न होना होता है। इसी के कारण उप आवासों के जो प्राणी जात और वनस्पति जात है यानी कि फोना और जो फ्लोरा है वो भी अपने आप में विशेषता लिए हुए होता है। जीवों की कुछ प्रमुख विशेषता निम्नलिखित मानी गई है जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहली जीवों की विशेषता है प्रत्येक जीवों में एक प्रमुख स्थलीय समुदाय स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है जो विशिष्ट जंतु एवं वनस्पति वर्ग के जीवों से मिलकर बनता है। दूसरा, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से भी जीवों का स्पष्ट संबंध देखा जा सकता है। और तीसरा है प्रत्येक जीवों में एक चरम समुदाय या क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है जो प्रभाविकता प्रदर्शित करती है, डोमिनेंसी प्रदर्शित करती है, साथ ही आधारीय भूमिका निभाती है। इसी चरम समुदाय से जीवों का नामकरण किया जाता है। उदाहरणार्थ घास के मैदान में हम बात करें तो घास का मैदान जो है वो घास उसमें है वो चरम समुदाय है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, जबकि वनों के अंदर जो है वृक्ष समुदाय है चरम और प्रभावी होता है। अगला कैरेक्टर चौथा देखिए, चरम समुदाय के अतिरिक्त अनेक मध्यवर्ती समुदाय भी बहुलता से इसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार एक जीवोम जो है बायोम अनेक समुदायों सहित सामुदायिक जटिलता को प्रदर्शित करता है। पांचवा कैरेक्टर देखिए, एक जीवोम या बायोम में स्थित विभिन्न समुदायों के मध्य स्पष्ट रूप से अंतर दृष्टिगोचर होते हैं, अंतर पाए जाते हैं। छठा, एक जीवोम के मध्य पारिस्थितिकीय तनाव क्षेत्र यानी कि इकोटोन क्षेत्र, इकोटोन रीजन प्रकृति में ही उपलब्ध होते हैं। सातवां, एक पारिस्थितिक तंत्र में जहां जैविक एवं अजैविक कारक दोनों का समावेश है वहीं एक जीवों में मात्र वनस्पतियां व जंतुओं का ही अध्ययन किया जाता है। आठवां, प्रत्येक जीवों में समुदायों को बनाए रखने की प्रक्रिया सीधी वहां के जलवायु से संबंधित रहती है। थैंक यू।